हमारी आज की लेक्चर है सलीशिया ड्रग पिक्चर। और सलीशिया एक ऐसी रेमेडी है, ऐसी मेडिसिन है हमारे लिटरेचर में जिसको सब लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे। अनमोल प्लीज सबको म्यूट कर दे बेटा। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, पापा अपने आप को अनम्यूट कर लेना। ठीक है जी। तो सलीशिया एक ऐसी दवाई है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हो और बहुत लोगों ने सलीशिया अच्छी तरह से पढ़ी होगी। तो फिर सलीशिया की ड्रग पिक्चर को लेक्चर के तौर पर मैंने सिलेक्ट किया। इसका रीज़न ये है कि व्यवहारिक तौर पर, जिसको प्रैक्टिकल तौर पर मैं अगर आपसे बात करूं कि सलीशिया क्या है और आपने क्रॉनिक पेशेंट को देखते समय किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है कि हमारा ये जो पेशेंट है ये सलीशिया हो सकता है, तो इस संबंध में मैं आपको कुछ ऐसे क्लूज, ऐसे पॉइंट्स छोटे छोटे बताने का प्रयास करूंगा कि आप सारी उम्र इस पर्सनैलिटी को नहीं भूलोगे। लेकिन उसकी एक शर्त है कि आपको मेरा ये लेक्चर एक से ज़्यादा बार भी सुनना पड़ सकता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड है तो कई बार बात माइंड से निकल जाती है। तो कोशिश करना कि आज के बाद इसको दोबारा से एक बार रिपीट ज़रूर करना ताकि बात सारी मन में फिक्स हो जाए। वैसे 3 बार सुनने से ड्रग पिक्चर जो है वो ठीक है यार, कोई बात नहीं। 3 बार सुनने से ड्रग पिक्चर जो है ये माइंड में फिक्स हो जाती है। तो 3 में से 1 बार तो आज अभी हम शुरू करेंगे, उसके बाद फिर आप उसकी नकल दोबारा से सुन लेना। और आज आए कौन कौन है? डॉक्टर साहब हैं, गोविंद जी हैं, सुभाष जी तो होते ही हैं हमारे साथ, डॉक्टर शांति, जागृति, दलजीत, सैनी, द्रौथी, अर्चना, निमिषा, डॉक्टर नायक, आरती प्रभ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने टाइम निकाला, वरना आजकल के समय में स्टूडेंट्स के पास कहाँ पे टाइम है। तो व्हाट इज सलीशिया? जब भी हम किसी की ड्रग पिक्चर पढ़ते हैं किसी सब्सटेंस की, तो पहले उस सब्सटेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने लैक्सिस में किया था, फास्फोरस में किया था, लाइकोपोडियम में किया था। सिमिलरली व्हाट इज सलीशिया? सलीशिया है एक क्वार्ट्ज सैंड, रेत है। रेत के भीतर जो चमकदार पार्टिकल्स होते हैं। तो धरती पर बहुत बड़ी मात्रा में सलीशिया मौजूद है और जो धरती के सतह की हार्डनेस है, जो उसकी ग्रिट है, ग्रिट मीन्स, ग्रिट बोलते हैं किसी चीज़ की मजबूती, तो वो सारी सलीशिया की वजह से भी है। और भी सब्सटेंस है, लेकिन सलीशिया इज़ वन ऑफ द मेन सब्सटेंस। इवन आपके जो घर हैं, आप लोगों के, हम लोगों के जो घर बने हैं, जो छत है, जो दीवारें हैं, इसकी जो मजबूती है, बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी सलीशिया की रहती है। तो थिंक ए ग्रेन ऑफ क्वार्ट्ज सैंड, एक क्वार्ट्ज सैंड जिसको सिलिकॉन सिलिशिया बोलते हैं, उसका एक टुकड़ा आप अपने हाथ में लेकर देखिए, यह कितना सख्त है। रेता, बजरी, आपने जो आसपास जब कहीं कंस्ट्रक्शन होती है तो हाथ में कभी आपने लेके देखी रेत बजरी के पीस? थिंक ए ग्रेन ऑफ क्वार्ट्ज सैंड, हाउ हार्ड, कितना हार्ड है, एंड ग्रिटी, हाउ हार्ड एंड ग्रिटी इट इज़। एंड आपने कभी सोचा कि इस सब्सटेंस को जो आपके हाथ में आपने पकड़ा है, इसको इस फॉर्म में आने के लिए कितना समय लगा होगा? हजारों वर्ष, लाखों वर्ष लगे होंगे इस
चीज को बनने में, हाउ लॉन्ग, हाउ स्लो इज द प्रोसेस विच ब्रॉट इट टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। एंड प्रेजेंट फॉर्म कैसी है? इनफ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, जैसे आप रबड़ को दबाओ तो वो फ्लेक्सिबल है। अगर किसी प्लांट को हम बात करते हैं तो प्लांट को हम दबाते हैं तो वो फ्लेक्सिबल होता है। तो सिलिशिया इज नॉट फ्लेक्सिबल। ये ग्रेन ऑफ सैंड क्वार्ट्स ये फ्लेक्सिबल नहीं है। आपने वो क्वार्ट्स गड़ियाँ देखिए, क्वार्ट्स गड़ियों का, उसको मुझे नहीं पता था कि क्वार्ट्स क्यों बोलते हैं। जब सिलिशिया की स्टडी की तब मुझे पता चला कि क्वार्ट्स जो है ये पत्थर को बोला जाता है, और जो घड़ी के बीच में 1 2 3 4 5 जो गिनती है उसके ऊपर पत्थर लगे होते हैं छोटे छोटे, तो उस वॉच को क्वार्ट्स वॉच बोलते हैं। नहीं तो पहले हम सोचते थे जो सेल वाली घड़ी है उसको क्वार्ट्स बोलते हैं, जो चाबी वाली घड़ी है उसको घड़ी बोलते हैं। तो अब पता चला कि वो क्वार्ट्स का मीनिंग सिलिशिया होता है, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत है इस पत्थर की, ये कभी ख़राब होने वाला नहीं है, इसीलिए शायद उसके ऊपर लगाई जाती घड़ियों के ऊपर। तो ये इनफ्लेक्सिबल फॉर्म होती है। अब मैंने आपको बोला था कि सब्सटेंस के करैक्टर्स हमेशा रोगी में मौजूद रहते हैं, उस पर्सनैलिटी में मौजूद रहते हैं। तो जिस तरह से सिलिशिया इनफ्लेक्सिबल फॉर्म में रहती है, इसी तरह से ही द सिलिशिया पेशेंट एम्बॉडीज these qualities of hardness, granularity, granules, जैसे हाथ में आप सिलिशिया को हाथ से पकड़ो, ऐसे ऐसे हाथ से मलो तो आपको ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे, स्मूथनेस नहीं आएगी। रिजिडिटी एंड क्रॉनिसिटी एट द मेंटल एज वेल एज एट द फिजिकल प्लेन। तो जो भी सब्सटेंस बनने में हजारों वर्ष लगते हैं प्रेजेंट फॉर्म में आने में, तो वो डेफिनेटली क्रॉनिक डिजीजेस के लिए काम करती ही है। और आज तक होम्योपैथी के बाहर कोई भी मेडिसिन का ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें सिलिशिया को दवाई के तौर पर यूज़ किया जाता हो। तो इट वाज द मास्टर हैनेमन जिन्होंने इस सब्सटेंस की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पहचाना और इसको पोटेंटाइज किया, और हमें मौका दिया कि आज इतने वर्षों बाद हम लोग इसको दोबारा से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये तो थी एक सिलिशिया की छोटी सी इंट्रोडक्शन। अब हम पहले बात करते हैं फिजिकल लेवल की। जैसे मैं बाकी दवाइयाँ मैंने माइंड से शुरू की थी, तो सिलिशिया को मैं फिजिकल से शुरू करूँगा, और आपको फील होगा कि क्यों मैंने फिजिकल से शुरू किया, क्योंकि फिजिकल से ही हम माइंड में एंटर करेंगे सिलिशिया के। एट द फिजिकल लेवल द फर्स्ट कैरेक्टर इज हार्डनेस, क्योंकि ये सब्सटेंस हार्ड है, ग्रिटी है, इनफ्लेक्सिबल है। तो सिलिशिया में फिजिकल लेवल पर जो पैथोलॉजी आती है वो आती है हार्डनेस। हार्ड लम्प्स और ग्रोथ्स इन द बॉडी, फाइब्रस नोड्यूल्स। आपको पता है कि सिलिशिया फाइब्रॉइड्स, जो यूट्रस के फाइब्रॉइड्स है उसको ठीक करने में सक्षम है। इट हैज़ क्योर्ड सो मैनी केसेस ऑफ रिकरेंट फाइब्रॉइड ट्यूमर्स। कार्बंकल्स इन्फ्लामेशन ऑफ द हेयर रूट्स, उसके बाद वहाँ हार्डनेस आ जाती है कार्बंकल में। सिस्टिक ट्यूमर्स इन द ब्रेस्ट, हार्ड swollen glands in the various parts of the body. In the breast, inflammation of the glands which are hard, जैसे cervical glands हैं, axillary glands हैं, parotid glands हैं, mammary glands की हमने बात की है, inguinal glands हैं, sebaceous glands हैं, यहाँ तक कि keloids and arthritic deposits वो भी हार्ड होते हैं, और जो आँखों के ऊपर स्टाइज हो जाती हैं वो भी हार्ड होती हैं। तो जितनी भी हार्ड पैथोलॉजीज बॉडी में आती हैं उन सब पैथोलॉजीज़ को सिलिशिया ठीक करने में सक्षम होती है। ये आप लोग जानते हो, और इसके लिए आपको बहुत सारी दवाइयाँ पता है, पर सिलिशिया कहाँ पे देनी है, किस तरह की पर्सनैलिटी में देनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिलिशिया कैन आल्सो एग्जिबिट ब्रिटलनेस
ब्रिटलनेस आपको आपने कभी रेत का घर बनाया होगा, जो लोग समुद्र के पास रहते हैं। तो रेत का घर जब बनाते हैं, कितना ही आप बढ़िया बना लो, आप जरा सा भी हाथ खींचते हो तो वो घर जो है वो गिर जाता है उसी वक्त। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि रेत का घर कैसे गिर जाता है? ये इसलिए गिर जाता है क्योंकि रेता की सिलिशिया की एक क्वालिटी होती है, वो होती है डॉक्टर साहब आप ग्रुप में नहीं हो सर? ब्रिटलनेस। भेजो इनको लिंक, अभी भेज दो। नहीं, ग्रुप में मैंने लिंक सबको भेजा है। हाँ, ग्रुप में ही लिंक भेजा है, इसीलिए उस ग्रुप में भेज दिया था कि सबको पहुंच जाए। आप प्लीज चेक कर लीजिए, मैं दोबारा भी भेज देती हूँ। तो ब्रिटलनेस सिलिशिया की इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सिलिशिया की जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो बोन्स हैं, उसकी जो हड्डियां हैं, वो ब्रिटल हो जाती हैं। सिलिशिया की ना दो तल पर पैथोलॉजी चलती है, एक हार्ड तल पर और एक ब्रिटल तल पर। तो हार्ड तल पर तो मैंने आपको बता दिया। अब ब्रिटलनेस के बारे में हम बात करते हैं कि ब्रिटलनेस क्या होती है। ब्रिटल होती है जल्दी बिखर जाने वाली, जल्दी टूट जाने वाली। तो ब्रिटल बोन्स आपने सुना होगा सिलिशिया के बारे में। तो ये जो बोन्स हैं उनकी कैरीज भी हो जाती हैं। आजकल के समय में मैंने इतनी एडवांस पैथोलॉजी तो नहीं देखी कभी, मेरे पास कभी कोई पेशेंट नहीं आया जो कैरीज ऑफ बोन्स के लिए आया हो, लेकिन ये इस हद तक पैथोलॉजी को ठीक करने में सक्षम होती है। बोन्स जो जल्दी टूट जाती हैं, हेयर्स दैट स्प्लिट एट द एंड्स, आपने देखा है कि जो हेयर्स होते हैं सिलिशिया में, वो दो मुख वाले हेयर्स हो जाते हैं और आगे जाके वो टूट जाते हैं। सिलिशिया के जो हेयर फॉल होते हैं, ये क्लिनिकल टिप भी है कि एक तो बाल होते हैं जड़ से निकल जाते हैं, एक बाल होता है बाल बढ़ जाता है लेकिन आगे से वो टूट जाता है, जड़ से नहीं टूटता। सिलिशिया का जो बाल है वो जड़ से नहीं टूटता, वो आगे से जो आखिर वाला पार्ट होता है सिलिशिया का, वो स्प्लिट होके टूट जाता है, जड़ से बाल नहीं टूटता सिलिशिया का। द हेयर दैट स्प्लिट्स एट द एंड्स, द डिफॉर्म्ड crippled splitting and fragile fingernails, the teeth which are poor in enamel, displaying white patches on the surface of teeth। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं, ये सिलिशिया की ब्रिटलनेस की क्वालिटी है। इसकी स्किन भी ब्रिटल होती है, जैसे नाजुक, जैसे ये रेत एकदम फिसलती है हाथों से, ब्रिटल टाइप, इसी तरह से इसकी जो स्किन है वो भी ब्रिटल होती है। वो कैसे? क्योंकि इसमें फिस्चुलाज बन जाते हैं, टेंडेंसी टू फिस्चुला, एनस फिस्चुला, लैक्रिमल फिस्चुला, क्रैक्स ऑन द फिंगर टिप्स, क्रैक्स ऑन द लिप्स, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, नोज, बिटवीन द टोज। तो जो क्रैक्स वाली पैथोलॉजी है वो भी सारी सिलिशिया के भीतर आती है। अब तीसरा ग्रिटीनेस है, जो इसका ग्रिटीनेस, आप समझते हो क्या होता है ग्रिटीनेस? ग्रिटीनेस होता है ग्रैनुलेशन टाइप, ग्रैनुलर सिस्ट होती है ऑन द आईलिड्स, रफ कैलस ऑन द सोल्स ऑफ द फिट और पाम्स, ग्रिटी फिंगर टिप्स विच मेक इट अनप्लीजेंट फॉर द पेशेंट टू टच एनीथिंग। ग्रिटल होता है, अगर आप फिंगर्स के ऊपर हाथ लगाओ ऐसे, तो आमतौर पर हमारी जो फिंगर्स हैं ये बहुत सॉफ्ट और मुलायम रहती हैं, लेकिन अगर ये सिलिशिया के पेशेंट की हों, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल समझाता हूँ। एक ना कागज़ का बड़ा टुकड़ा आता है, उसको रेगमार बोलते हैं। रेगमार, रेगमार होता है जो किसी सरफेस को ज़ोर से क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो हमारे घर में जो पेंट वगैरह करते हैं, तो दीवार को पहले रेगमार से घिसा कर साफ़ किया जाता है। पंजाबी में यहाँ उसको रेगमार बोलते हैं। सैंड पेपर, सिन पेपर। तो जैसे रेगमार के ऊपर आप हाथ को लगाते हो तो आपको जो सरफेस है रेगमार का, ऐसा ही सरफेस जो है वो सिलिशिया की बॉडी का होता है। तो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया है कि अब आप कभी इसको नहीं बोलोगे कि अगर आप किसी से हाथ मिलाते हो
तो हाथ मिलाने से अगर आपको उसके हाथ में ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे रेगमार हो, इसको हम इंग्लिश में ग्रिटीनेस बोलते हैं, ग्रिटीनेस, तो आप सस्पेक्ट करना कि ये जो पेशेंट जिसके साथ आप हाथ मिला रहे हो ये सलीशिया का पेशेंट हो सकता है। और इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि पेशेंट कौन सी पर्सनैलिटी है। मुझे याद है एक डॉक्टर का केस, तो नाम तो नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने अपने जूनियर को केस दिया कि आप केस टेकिंग करो। तो जूनियर ने केस लिया, तो उसमें उन्होंने लिखा कि ही इज़ वेरी माइल्ड, वेरी जेंटल एंड वेरी जेनरस पर्सन। तो इस तरह की सारी बातें लिखी गई। लेकिन जब वो सीनियर डॉक्टर बाहर आए तो उस पेशेंट के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। तो हाथ मिला के वापस अपने चैम्बर में आके जूनियर डॉक्टर को बुलाया और पूछा कि तुमने जिसको माइल्ड, जेंटल, जेनरस ऐसी बातें लिखी हैं, सिर्फ एक बार पूछो कि ये जेल कितनी बार गए हैं, लड़ाई झगड़ा कितना हुआ है, ऐसी बातें पूछो इनसे। तो वो जूनियर डॉक्टर थी, वो थोड़ा सा हेसिटेट करने लगी कि मैं कैसे पूछूं ये बात। चलो सर ने बोला था, तो उसने पूछा कि आपकी कभी लड़ाई झगड़ा, कभी जेल यात्रा। तो द पेशेंट से सेड कि डॉक्टर साहब आपको पता है आजकल के टाइम में शरीफ आदमी को कोई जीने थोड़ी देता है, तो मेरे ऊपर भी बहुत बार इल्ज़ाम लगे हैं, 1 महीने की कैद भी हुई है, लड़ाई तो कई बार हुई है मेरी। अब शरीफ बंदे के साथ सभी लड़ाई झगड़े करते ही हैं। तो सिर्फ हाथ मिलाने से, तो उसने लेडी डॉक्टर ने पूछा सर को कि डॉक्टर साहब आपने कैसे जज किया। कहते सिंपल, उसने मेरे से हाथ मिलाया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे लोहे का हाथ मेरे हाथ से हाथ टकराया हो। तो जो इंसान इतना ज़्यादा माइल्ड, इतना ज़्यादा यील्डिंग, इतना ज़्यादा जेनरस हो और वो कोई लोहे का काम भी नहीं करता, ना ही वो लोहार है ना ही वो सुनार है, तो कोई ऐसा काम भी नहीं करता कि जिसकी वजह से मैं मानूं कि उसके हाथ जो हार्ड हो गए हों काम की वजह से। तो जिसका शरीर इतना हार्ड है, जिसके हाथ इतने हार्ड है, उसका मन कितना हार्ड होगा, क्योंकि हर चीज़ जो है ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। तो टू दैट पेशेंट एनाकार्डियम वाज प्रेस्क्राइब्ड एंड ही वाज क्योर्ड फ्रॉम सो मैनी प्रॉब्लम्स फॉर विच ही केम टू दैट डॉक्टर। तो दिस वाज एन एग्जाम्पल। तो इसी तरह से अगर आप सलीशिया के साथ हाथ मिलाते हो तो आपको 2 तरह की फीलिंग आएगी। पहली फीलिंग आएगी आपको उसके हाथ खरवरे, इसको पंजाबी में खुरदरे या खरवरे बोलते हैं। और दूसरी फीलिंग आएगी कि आपके हाथों में मॉइस्टनेस लगेगी। आपको लगेगा कि आपने किसी गीले कपड़े को, जैसे आप सिला कपड़ा, जो गीला तो नहीं बोलते, जो कपड़ा धो के अच्छी तरह से निचोड़ कर जब आप डालने जाते हो सूखने के लिए, उसको सिला कपड़ा बोलते हैं। तो इस तरह की आपको फीलिंग आएगी, क्योंकि सलीशिया के जो हैंड्स हैं वो मॉइस्ट रहते हैं, स्वेटी रहते हैं। तो आप लोग इस तरह से भी पेशेंट को या पर्सनैलिटी को जज करना सीख लो। और अभी हाथ मत मिलाना थोड़े दिन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सलीशिया को थोड़ा बोर नहीं करना हमने आज का लेक्चर। आज मेरे को लग रहा था कि थोड़ा बोर हो जाएंगे, क्योंकि सलीशिया थोड़ी सीरियस लेक्चर है। फर्दर एड कुछ फिजिकल सिम्टम्स आपको मैं बता देता हूं कि क्या है, उसका रीज़न है बताने का। सेंसेशन एज इफ समथिंग शार्प एंड ग्रिटी। अब इसकी जो सेंसेशन है वो भी ऐसी होती है कि जैसे बॉडी में कोई शार्प और ग्रिटी चीज़, या कोई स्प्लिंटर, या कोई कांटा, थॉर्न, या कोई ग्रेन ऑफ सैंड, या कोई पीस ऑफ ब्रोकन ग्लास ऐसे स्किन के भीतर फंस गया हो। आप लोगों ने ना एक बात सुनी होगी कि सलीशिया जो है वे बॉडी में से फॉरेन बॉडी को बाहर निकालने में सक्षम है। ये सिम्टम कैसे आया सलीशिया में? किसी प्रूवर में पहले हमने पीस ऑफ ग्लास का डाला, या किसी प्रूवर में हमने कांटा डाला, उसके बाद उसको सलीशिया प्रूव की और वो कांटा निकल गया, ऐसे नहीं आया। ऐसे तो पॉसिबल नहीं ना। तो फिर कैसे आया? वो ऐसे आया कि जब सलीशिया की प्रूविंग हुई
तो प्रूवर्स को ऐसे लगा कि उनके बॉडी के भीतर जैसे कोई कांटा चला गया हो, जैसे कोई पीस ऑफ ग्लास चला गया हो, जैसे कोई स्प्लिंटर, कोई थॉर्न, ऐसी चीज बॉडी के किसी पार्ट में चली गई हो। तो उस सेंसेशन के आधार पर जब क्लिनिकली इस सेंसेशन, ऐसी सेंसेशन रीजनल में कब होगी? रीजनल में तो तभी होगी ना जब कांटा चुभेगा, या आंखों में मिट्टी पड़ेगी, या फिर आपके कांच का पीस बॉडी के अंदर जाएगा, या कोई मधुमक्खी डंक मारेगी, वो डंक अंदर रह जाएगा। ऐसी सेंसेशन तो तभी होगी ना। लेकिन सिलिशिया में ऐसी सेंसेशन प्रूविंग में आ गई, तो दोनों चीज़ें आपस में मेल खा गई। इसीलिए बाद में ऑथर्स ने लिख दिया कि सिलिशिया इज यूजफुल टू रिमूव द हिडन थॉर्न, कांच का पीस, जो भी मैंने आपको बताया। तो ये बात अगर आपको कोई पूछे कि आपकी पैथी में तो प्रूविंग में जो सिम्टम आते हैं उसी के आधार पर आप ठीक करते हो, तो फिर सिलिशिया में क्या प्रूविंग करते समय आपने कांटे लगाए, फिर उसको सिलिशिया दी गई और सिलिशिया ने उसको बाहर निकाल दिया? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है जैसा मैंने आपको बताया है। तो अभी किसी ने लिखा था कि जो स्टोन कटर्स हैं उनके भीतर जो चले जाते हैं स्टोन्स के पार्ट, तो उसके लिए भी ये काम करती है। ग्रैनुलर डिपॉजिट्स इन द लंग्स ऑफ माइनर्स एंड जो पत्थरों की फैक्ट्री में काम करते हैं उनके भीतर जो चले जाते हैं पत्थर के पार्टिकल। तो सिलिशिया प्रमोट्स एक्सपल्शन ऑफ द थॉर्न, नेटल्स, नीडल्स, पीस ऑफ ग्लास, इसीलिए इसको होम्योपैथिक सर्जन बोला जाता है। एक बार क्या हुआ, एक केस मैं पढ़ रहा था किसी डॉक्टर का, आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके थंब में एक कांटा चला गया। ये ओल्ड पेशेंट था और ओल्ड पेशेंट के स्पाइन पर, लोअर बैक पर एक बॉयल था, एक एब्सेस था जो ठीक नहीं हो रहा था, और डॉक्टर ने उसकी सर्जरी बोली थी, और ड्यू टू ओल्ड एज उसको थोड़ा डिले कर दिया था डॉक्टर ने कि थोड़े दिनों बाद सर्जरी करेंगे। द पेशेंट वेंट टू ए होम्योपैथिक डॉक्टर फॉर द पर्पज ऑफ हिज थंब। अपने अंगूठे की दवाई लेने के लिए वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर को उस एब्सेस के बारे में बताया भी नहीं। 3 doses ऑफ सलीशिया 200 वाज प्रेस्क्राइब्ड टू दैट पेशेंट, एक सुबह, एक रात और एक नेक्स्ट डे मॉर्निंग। एंड ही ऑब्जर्व्ड कि वो बाथरूम में वॉश बेसिन पर अपने अंगूठे को दबाकर उसमें पस निकल रही थी, तो सारा ड्रेन हो रहा था अपने आप सिलिशिया के बाद। कर रहा था कि अचानक से उसे ऐसे लगा कि उसकी पीठ में कोई ब्लास्ट हुआ हो, और उसे कोई पेन नहीं हुई, उसे सिर्फ ऐसा लगा कि कोई ब्लास्ट हुआ हो। और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, जो उसके बैक वाली दीवार थी उसके ऊपर खून और पस के छींटे पड़े हुए थे, और एकदम से उसका जो एब्सेस में जितना भी मटेरियल था पैथोलॉजिकल, जो पस वगैरह, वो सारी की सारी, और साथ में वो कील भी जो फंसा होता है एब्सेस में, वो भी निकल के उस दीवार के साथ चिपका हुआ था। तो कहते हैं कि सिलिशिया स्लो एक्टिंग दवाई है, लेकिन कई बार जब दवाई बहुत एक्यूरेट होती है तो चाहे वो कितनी स्लो एक्टिंग क्यों ना हो, इमीडिएटली रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो उस केस में उसने डॉक्टर को बताया भी नहीं था, लेकिन सिलिशिया के अंदर ये जो क्वालिटी है कि वो एब्सेस को एकदम से ड्रेन करके फेंक देती है, उसी की वजह से ये चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं क्लिनिक पर। कंप्लेंट्स दैट डेवलप स्लोली एंड सो आर इक्वली स्लो टू हील, लेकिन 100% ये नहीं है। हमारी पैथी में चमत्कार होते हैं। स्किन में आपको पता है इंजरी, सपुरेशंस, इन्फेक्शन, ओल्ड वुंड्स, फिशर, बॉयल्स, एब्सेस। अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करता हुआ मैं आपको सीधे बताता हूँ कि इसके लिए हमारे पास हीपर सल्फ भी दवाई रहती है। एब्सेस के लिए हीपर सल्फ और सिलिशिया और मर्कसोल, 3 दवाइयाँ हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो एक्टिनेशिया भी है। तो हीपर सल्फ और सिलिशिया को क्लिनिक पर किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, मैं आज आपको 6 पॉइंट बताऊंगा। 6 पॉइंट बताऊंगा साइंटिफिकली,
थ्योरेटिकली। और एक पॉइंट बताऊंगा, झटका, जो हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है। तो आप थ्रू आउट लाइफ कभी भी हिपरसल्फ और सलीशिया में जो अंतर है वो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, बताऊं? पक्का? चलो, पॉइंट नंबर 1, हिपरसल्फ का एब्सेस और सलीशिया का एब्सेस। सलीशिया में सेंसिटिविटी नहीं होती, पेन नहीं होती, होती भी है तो कम होती है। लेकिन हिपरसल्फ में तो भैया पूछो मत। तो दर्द पहला लक्षण है जहाँ से हम सलीशिया और हिपरसल्फ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर जूम की क्लास बंद हो जाए तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसी लिंक से जो ग्रुप में भेजा हुआ है, एक तो बहुत जल्दी बंद हो जाती है, अभी 25 मिनट हुए हैं, तो वहाँ से दोबारा ज्वाइन कर लेना। तो हम लोग 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे। सलीशिया में सेंसिटिविटी कम होती है, हिपरसल्फ में ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 2, हिपरसल्फ में एब्सेस इमीडिएटली आता है, सडन, रैपिड। सलीशिया में बहुत दिन लगते हैं, बहुत दिन लगते हैं, धीरे धीरे डॉक्टर के पास तब तक आता है जब तक बहुत समय निकल गया होता है। हिपरसल्फ तो अगले दिन ही, 2-3 दिन बाद ही आ जाता है। क्यों? अरे भाई, दुनिया में अगर पेन ना होती तो पेशेंट डॉक्टर के पास ना आता। तो सलीशिया को पेन नहीं होती तो वो डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है। पेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। पेन बहुत ज़रूरी है। जहाँ पेन नहीं होती वहाँ बहुत मुसीबत हो जाती है। कैंसर में पेन नहीं होती ना, तो मुसीबत है अभी कैंसर, क्योंकि पेन नहीं होती। जब होती है तब तक बात हाथ से निकल जाती है। तो हिपरसल्फ पेन की वजह से और सलीशिया पेन ना होने की वजह से डॉक्टर के पास लेट आता है। तो सलीशिया इसलिए हम स्लो बोल देते हैं, हिपरसल्फ रैपिड एंड फास्ट। अब जो डिस्चार्ज है नंबर 3, सलीशिया का डिस्चार्ज और हिपरसल्फ का डिस्चार्ज एंटायरली डिफरेंट होता है। सलीशिया में बहुत पतला, थिन, वाटरी एंड ब्लडी। मैंने बहुत बार देखा है, सलीशिया के एब्सेस को हाथ भी लगाओ, इमीडिएटली पस जो है, पतली पस, हाथ में थोड़ा थोड़ा खून बाहर आने लगता है। हिपरसल्फ की पस थोड़ा दबाकर निकलती है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी, थिक पस होती है। पेशेंट दबाने नहीं देता लेकिन, और क्रीमी होती है रादर, मतलब सरफेस के ऊपर ही रहती है, वो नीचे बहती नहीं है। सलीशिया बहती है। तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट मैंने आपको जो बताया कि सलीशिया इज यूजफुल फॉर लेटर स्टेज एंड हिपरसल्फ इज फॉर अर्ली स्टेज। अगर आपको डाउट हो जाए कि सलीशिया देनी है कि हिपरसल्फ देनी है, अब मैंने तो बता दिया, लेकिन क्लिनिक पर कई बार टीचर पास ना हो तो बंदा फंस जाता है। याद रखें, जब भी आप डाउट में हो, इंजेक्शन के एब्सेस भी आते होंगे ना, टीका पक जाता है, तो जब भी आप डाउट में हो कि सलीशिया देनी है कि हिपर देनी है, डोंट प्रिस्क्राइब सलीशिया व्हेन यू आर इन ए डाउट। गिव हिपरसल्फ, पहले हिपरसल्फ दो, उसके बाद सलीशिया दो अगर आप डाउटफुल हो। अगर आप 100% श्योर हो कि दिस इज सलीशिया, देन गो फॉर सलीशिया, अदरवाइज वेट, गिव हिपरसल्फ देन सलीशिया इन केस ऑफ डाउट। पॉइंट नंबर 5 जो जर्नल है, सलीशिया को वार्मथ और ड्राई, ये चीज़ चाहिए। सलीशिया को वार्मथ और ड्राइनेस चाहिए, गर्मी और सूखापन। लेकिन हिपरसल्फ को भी वार्मथ चाहिए पर उसको ह्यूमिडिटी चाहिए। इसीलिए वो जो हिपरसल्फ है, इसको स्टीम लेने से बहुत राहत मिलती है। स्टीम में वार्मथ और ह्यूमिडिटी दोनों होती है। हॉट स्टीम से एमिलियोरेशन मिलना हिपरसल्फ का एक जनरल करैक्टर है, याद रखिए। और सलीशिया को जितनी मर्जी ठंड लगती हो, लेकिन उसको ह्यूमिड वाली जो गर्मी है वो पसंद नहीं आती, उसको ड्राई वाली गर्मी चाहिए। इसीलिए जो बच्चे सर्दियों में खांसी करते हैं, रात को अगर उनके कमरे में आप हीटर लगा दो, चाहे हीटर टेम्परेचर बढ़ा देगा कमरे का, आप सोचोगे कि इसकी खांसी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हीटर जो है वो ड्राई कर देता है एटमॉस्फेयर को, ह्यूमिडिटी को निकाल देता है। टेम्परेचर तो कम कर देता है
तो ह्यूमिडिटी को निकाल देता है। अगर तो ऐसे बच्चे को, ऐसे मरीज को हीटर लगाने से खांसी ठीक हो जाए, मदर बोले कि हमने हीटर लगाया तो खांसी ठीक हो गई, तो समझ लीजिए कि बच्चा सलीशिया हो सकता है। लेकिन अगर हीटर लगाने से खांसी बढ़ जाए, ड्राइनेस हो जाए, तो हीपर सल्फ के बारे में अवश्य सोचें। सलीशिया का पर्स्पिरेशन जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पे रहता है। जो स्वेटिंग होती है ना सलीशिया की, वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली हेड। तो हीपर सल्फ में ऑल ओवर बॉडी रहती है, ये तो आप लोग जानते हो। आगे हम कलकेरिया के साथ भी सलीशिया को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी कर देता हूँ। कलकेरिया के साथ सलीशिया का डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है, दोनों को हेड के आसपास पसीना आता है, कलकेरिया को भी और सलीशिया को भी। डिफरेंस क्या है कि कलकेरिया को पसीना सारे सिर पर आता है, सलीशिया को सिर्फ ऑक्सीपिट पे आता है, और सलीशिया में थोड़ी ऑफेंसिवनेस रहती है, कलकेरिया में नहीं रहती। ये तो हुआ साइंटिफिकली, थ्योरेटिकली डिफरेंशिएट करना। अब प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ। मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको शायद पता है, दोबारा से रिपीट कर लें। मैं इंजेक्शन के एब्सेस से शुरू करता हूँ। इंजेक्शन का एब्सेस इतना पेनफुल होता है कि कई बार हमारे यहाँ, मेरे एक मित्र हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं लेकिन एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक बार क्या हुआ, उन्होंने कोई वायल खोली इंजेक्शन की जिसमें मल्टीपल इंजेक्शन थे। पता नहीं क्या हुआ, उस वायल से जितने इंजेक्शन लगाए सारे ही पक गए। तो वो भागे भागे मेरे क्लिनिक पर आए। उनकी आदत है, मेरे को आके ऐसे बोलते हैं, कहते प्रभु का बताइए, प्रभु मेरे को बचाइए, क्या हो गया। देयर आर सो मैनी पेशेंट्स जिनको मैंने इंजेक्शन लगाए हैं, वो सारे के सारे पक गए हैं, अब क्या करना है ये बताओ। मैं कह रहा भैया एक दिन मेरे को बिठा ले अपने क्लिनिक पर। तो उनको विश्वास है, तो मैंने उनको भी ये झटका तरीका बताया कि कैसे ट्रीट करना है इंजेक्शन का एब्सेस। इंजेक्शन के एब्सेस पर अगर रेडनेस और हीट मौजूद रहती है, ये पहला सिम्टम आता है, वहाँ पर आपको पता है क्या करना है। मैं दवाई नहीं बताऊँगा, रेडनेस और हीट, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड लक्षण है वो हैगा दर्द। अब जो हीपर सल्फ का पेशेंट है वो डॉक्टर को एग्जामिन ही नहीं करने देगा। वो हाथ, मान लीजिए यहाँ दर्द है, अगर मैं हाथ यहाँ भी करूँगा तो वो पीछे उठ जाएगा, नहीं हाथ नहीं लगाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है। हीपर का पेशेंट टच भी नहीं करने देगा, पहले से ही पीछे हट जाएगा। डॉक्टर साहब प्लीज़ प्लीज़, मतलब अभी डॉक्टर ने इसको बोला ही होगा कि मैं चेक करने जा रहा हूँ, तो वो पहले से ही सी करने लगेगा कि बस दर्द हो गई। सलीशिया का पेशेंट तब दर्द महसूस करेगा जब डॉक्टर उसको दबाएगा। दबाएगा तो कहेगा बस दबाइए मत, दर्ड होती है, ये सलीशिया है। हीपर सल्फ दबाने नहीं देगा, सलीशिया दबाने तो देगा लेकिन थोड़ा सा। ये जो थोड़ा सा दबाने वाली बात है ना, ये सलीशिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर गोविंद जी, आप महाराष्ट्र से हो, आप सीनियर हो, आप समुद्र के किनारे गए होगे कब, बहुत बार। मैं तो एक बार गया हूँ। तो समुद्र के किनारे जो रेत होती है, उस रेत को आपने कभी उंगल से दबा के देखा होगा। थोड़ी सी उंगल तो रेत के बीच में जाती है भाई, लेकिन उसके बाद ज़्यादा गहराई तक आप अगर कोशिश करोगे तो वो नहीं जाने देगी। ये बात आपने अपने दिमाग में फिक्स कर लेनी है। यही सलीशिया है, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। सलीशिया यील्डिंग पर्सनैलिटी है, लेकिन यील्डिंग कितनी है, कितनी उंगल अंदर जाती है, एक हद तक, पूरी नहीं जाती। मैं आगे मैं आता हूं सलीशिया की पर्सनैलिटी पर। इसी तरह से एब्सेस को थोड़ा सा वो हाथ लगाने देगा, थोड़ा सा दबाने देगा, जितनी उंगल रेता के बीच में जाती है, जितनी आपकी फिंगर उस रेत के बीच में जाती है, उतना उसको हम स्टडी के पर्पस से बता रहा हूँ, उतना दबाने देगा। उसके बाद वो चिल्लाएगा नहीं और नहीं। लेकिन मर्कसोल में वो खुद जोर से दबा के एक पॉइंट को बताएगा, डॉक्टर साहब देखिए ये हार्डनेस, दिस वन, ये रह गया, ये ठीक नहीं हो रहा।
उसको लीस्ट पेन होती है, वहाँ पर क्या डॉक्टर मिस्टेक क्या करते हैं, वहाँ पर डॉक्टर कलकेरिया फ्लोर दे देते हैं कि हार्ड है, नहीं, वो मर्कसोल है। तो हीपरसल्फ में सबसे ज़्यादा दर्द सलीशिया में उंगल जितनी रेता के बीच में जाती है, और मर्कसोल में पेशेंट खुद आपको उंगल आपकी पकड़ के हाथ लगाएगा, डॉक्टर साहब यहाँ से दबाइए और देखिए बीच में गिल्टी है, हार्ड बॉल है, हाँ है, मर्कसोल दे दीजिएगा। और इंजेक्शन के एब्सेस में अगर साथ में फीवर भी हो जाए, अक्सर फीवर हो जाता है, सेप्टिक हो जाता है, तो पायरोजन की एक डोज इंटरकरेंट मत भूलिएगा देने के लिए। तो ये तो था हीपरसल्फ सलीशिया मर्कसोल का, आपको मैंने फिजिकल तौर पर बताया।